हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा, इन तीनों शिक्षाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। ये एक पुस्तक से बनाए गए डायरेक्ट नोट्स हैं जिनकी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी आपको इन तीनों शिक्षाओं को तैयार करने में। तो चलिए सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा का बीजारोपण लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो वैदिक शिक्षा का अगर काल माना जाता है तो आपको 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल आपको दिखाना है। यद्यपि ये बात कही जाती है कि वैदिक शिक्षा यानी जो ऋग्वेद का टाइम है वो 1750 से 1000 ईसा पूर्व तक है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार भारतीय वैदिक शिक्षा का समय 2500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा है और इसे हम ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा का नाम देते हैं। ये बात याद रखेंगे। पूछा जा सकता है वैदिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है, और W.F. थॉमस के अनुसार भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। शिक्षा का अर्थ विद्या, ज्ञान, दिशा और विनय 4 भागों के लिए वैदिक शिक्षा में किया गया है। ये बात याद रखेंगे। तो वैदिक शिक्षा को 4 अर्थों में प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखें। वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा वह प्रकाश का स्रोत है जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। ये कथन डॉक्टर A.S. अल्तेकर का है। मैं आपको बता दूं वैदिक शिक्षा के संबंध में एक कथन आपके प्रश्न पेपर में जरूर आना है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। शिक्षा को वैदिक साहित्य में कामधेनु और कल्पतरु से तुलना की गई है। यह पूछा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा की तुलना किस चीज से की गई है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने वाली शिक्षा होती है। शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना गया है जो हमारी शक्तियों को शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और क्षमताओं का निरंतर विकास कर सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित कर उसे उत्कृष्ट बनाती है। ये बात भारतीय शिक्षा के बारे में कही गई है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत केतु और कमलायन ये 2 नाम हैं जिनका एग्जाम्पल छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। ये पूछा जा सकता है। वैदिक शिक्षा कितने अंगों की है? तो वैदिक शिक्षा 4 अंगों वाली शिक्षा है जिसमें ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषदों की शिक्षा दी जाती है। तो इन 4 विषयों की शिक्षा दी जाती है, इसी कारण आप इसे 4 अंगों वाली शिक्षा मानेंगे। और शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना ही नहीं अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। ये कथन डॉक्टर R.K. मुखर्जी का है जो वैदिक शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में इन्होंने बताया है। अब शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या चीजें हैं? 4-5 उद्देश्य देकर के एक उद्देश्य हटाया जा सकता है। इसमें ज्ञान की अभिभूति, प्रबल चित्रवृत्तियों का निरोध और ईश्वर, शक्ति, भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश, चरित्र निर्माण की शिक्षा, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक कुशलता की उन्नति के बाद राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार मुख्य थे। ये शिक्षा के उद्देश्य हैं, इन्हें आप याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देख लें। सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। ये डॉक्टर अल्तेकर का स्टेटमेंट है। तो डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार शिक्षा धार्मिक सदस्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य था। मनुस्मृति क्या कहती है? कहती है केवल गायत्री महामंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता लेकिन चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से चरित्र निर्माण जो था वो वैदिक साहित्य में सर्वोपरि माना गया है। ये बात याद रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा, अब यहाँ से शिक्षा के बारे में कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा कैसी थी, उसको कहाँ पर रखा जाता था, और प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में वेदों में बहुत जानकारी नहीं है। इस पर संतोष कुमार दास का स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा के उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो ये संतोष कुमार दास का है, ये बात याद रखेंगे। अब प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश और विधि कैसी थी उसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि वेद मित्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में होता था और ये विद्या आरंभ संस्कार से होता था। तो अगर पूछता है वेद मित्र के अनुसार कितनी आयु थी तो वो 5 वर्ष की है, जबकि डॉक्टर अल्तेकर ने विद्या आरंभ संस्कार की आयु 6 वर्ष की बताई है। तो विद्या आरंभ की आयु 5 या 6 वर्ष मानी जाएगी। वेद मित्र के अनुसार 5 वर्ष है और डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार 6 वर्ष है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का
यहाँ पर पाठ्यक्रम में वैदिक मित्रों लिख गया है, ये वैदिक मंत्रों है। वैदिक मंत्रों का स्मरण करना, भाषा लिखना पढ़ना सिखाना और साहित्य व्याकरण की शिक्षा शामिल थी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो भारत में उच्च शिक्षा जो है वो 5000 ईसा पूर्व स्थापित हुई और यहीं से इसका सूत्रपात होता है। उच्च शिक्षा प्रारंभ करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों का 8, 10, 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार कराया जाता था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का प्रारंभ किससे होता है, तो याद रखेंगे उच्च शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। और यहाँ पर ब्राह्मण के बच्चे का जो ये उपनयन संस्कार है वो बसंत ऋतु में होता था, और जो क्षत्रिय बच्चे का था वो ग्रीष्म ऋतु में है, और जो हमारे वैश्य बच्चे का है वो पतझड़ में कराया जाता था। इस तरीके से मौसम की भी जानकारी दी गई है, लेकिन आप समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी, इसलिए एक वेद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति यानी 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्नातक कहलाता था। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाला वसु यानी 2 वेदों का अध्ययन करने वाला, 3 वेदों का अध्ययन यानी 36 वर्ष का अध्ययन करने वाला रुद्र, और चारों वेदों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति यानी 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाला व्यक्ति आदित्य कहलाता था। साहित्य और अर्थशास्त्र के अध्ययन की अवधि जो हमारे यहाँ दी गई है वो 10 वर्ष की दी गई है, ये बात याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट बनता है, ये बात ध्यान दें। पाठ्यक्रम का विभाजन परा और अपरा 2 तरीके से था। परा आध्यात्मिक शिक्षा थी, अपरा लौकिक शिक्षा थी। ये संसार की शिक्षा थी अपरा। शिक्षण विधि पूर्णतया मौखिक थी। गुरु शिष्य को वेद मंत्रों का उच्चारण करना सिखाता था और छात्र उसे कंठस्थ करते थे। परीक्षा उपाधियां दोनों मौखिक होती थीं। छात्र को सभा में उपस्थित होकर के गुरु के प्रश्नों का उत्तर देना होता था। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को उपाधि नहीं दी जाती थी। शिक्षण संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनता है। शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहले टोल आता है। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और टोल में एक शिक्षक होता था। उसके बाद दूसरी संस्था है चरण। चरण में एक वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और इसमें भी एक ही शिक्षक होता था। तीसरा हमारा जो संस्था है वो है घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। पिछली बार के एग्जाम पेपर में घटिका पूछा जा चुका है, इस बार टोल और चरण या परिषद के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें अनेक शिक्षक होते थे। परिषद चौथा संस्थान है जिसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परिषद में 10 शिक्षक होते थे। परिषद होती ही काउंसिल है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक से ज़्यादा शिक्षक थे। विद्यापीठ क्या होता था? विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी अनेक शिक्षक होते थे। ब्राह्मणी महाविद्यालय, इसे हम चतुष्पथी के रूप में जानते हैं। इसमें चारों शास्त्रों की दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण, ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिए, दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण चारों विषयों की शिक्षा ब्राह्मणी महाविद्यालय में दी जाती थी। महाविद्यालय में एक ही शिक्षक होता था, एक विषय का एक शिक्षक होता था। अब शिक्षा के अन्य क्षेत्र हैं। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा है। स्त्री शिक्षा उस समय नगण्य थी, लेकिन कुछ स्त्रियां जैसे घोषा, गार्गी, मटिया, अपाला, विश्वरा, शकुंतला, अनसुईया आदि के उदाहरण प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में सैनिक शिक्षा और व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर प्राचीन भारत में आर्थिक और वैभव का निर्माण करने में सफलता पाई है, ये कथन डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का है। सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा और वाणिज्य की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा के तहत दी जाती थी। तो कितनी व्यावसायिक शिक्षाएं थी? 3 व्यावसायिक शिक्षाएं दी जाती थी, सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा और वाणिज्य की शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा 3 प्रकार की शिक्षा थी। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन की अवधि 8 वर्ष की थी, ये बात याद रखेंगे। वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में क्या चीजें लिखी हैं? अब यहाँ पर डॉक्टर AFKE का स्टेटमेंट है, उसमें देख लें। ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया था वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, बल्कि उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। तो अगर यहाँ पे अप्रभावित है, जहां पर इस बात की बात आती है कि शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा, वहां डॉक्टर AFKE का स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। विद्या आरंभ संस्कार, अब इसे विद्या आरंभ संस्कार जो पीछे आपने देखा है 5 वर्ष की आयु में होता था, इसे अक्षर स्वीकरणम भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगा है। विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। साधारणतया यह सभी जाति के बालकों के लिए उपलब्ध था। उपनयन संस्कार क्या था? गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चा जाता था
तो उसका उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष बेसिक एक बच्चे के लिए होती थी, जिसका अर्थ है गुरु के पास ले जाना। बालक को सावित्री मंत्र यानी गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था, उसके बाद गुरु उसे शिक्षा देना प्रारंभ करता था। समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तन संस्कार शब्द का अर्थ है घर लौटना। यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था। छात्र गुरु ग्रह से वापस लौटता था, इसे हम गुरुशाला या गुरुकुल कहते हैं। यह ब्रह्मचर्य का परित्याग कर गृह शास्त्र में यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। आधुनिक समय में जो कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह होता है, उसके जैसा इसे समझा जाता है। गुरु इस समय संस्कार के समय बच्चे को दीक्षांत भाषण देता था। तो दीक्षांत भाषण कब दिया जाता था? ये समावर्तन संस्कार के समय में दिया जाता था। ये क्वेश्चन आपका एक बनता है। विद्यालय भवन कैसे थे? प्राचीन काल में गुरुकुल शहरों से दूर अच्छे मौसम में जलाशयों के पास स्थापित होते थे। भारत के वनों में जो सभ्यता प्रभावित हुई है, ये स्टेटमेंट है, उसने संपूर्ण नगरों को आप्लावित कर दिया। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है वैदिक शिक्षा प्रणाली के लिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र माता पिता से दूर गुरुकुल में रहता था, गुरु के आदेशों का पालन करता था और भिक्षाटन करके अपना भरण पोषण करता था। हाँ, यहाँ पर बात आती है कि गुरुकुल की व्यवस्था कैसे चलती थी। तो सबसे पहले उसमें दान आता है, फिर उसमें जो आपका भिक्षाटन है, भिक्षाटन यानी भिक्षा मांग करके उसको देखा जाता था, और लास्ट में गुरु दक्षिणा आती है। तो 3 तरीके से गुरुकुल का जो आर्थिक व्यवस्था थी वो मेंटेन होती थी। शिक्षण सत्र कैसे चलता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे पिछली बार पूछा गया है। शिक्षण सत्र कितना समय का था? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, अगर ये आता है तो ये 5 माह का है, यानी शिक्षण सत्र की अवधि 5 माह की होती थी। शिक्षण सत्र का प्रारंभ श्रावण मास की पूर्णिमा को उपक्रम में श्रावणी समारोह से प्रारंभ होता था और पौष माह की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। तो 2 समारोह आपको याद रखना है, श्रावणी समारोह और उत्सर्जन समारोह। श्रावणी समारोह प्रारंभ के लिए है, उत्सर्जन समारोह अंत के लिए है। अब बौद्ध शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध शिक्षा 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक चली है। बौद्ध शिक्षा 15 वर्षों से अधिक प्रभावित रही। ये 1500 वर्षों है तक रही। ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा की प्रतिद्वंदी थी और अनेक बातों में उसके समान थी। ये स्टेटमेंट डॉक्टर AF केई का है, यानी जहां पर ब्राह्मण शिक्षा से समानता और प्रतिद्वंदिता दोनों एक साथ दिखाई जाए, वो आप समझ लीजिएगा कि FA केई का स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा में बौद्ध धर्म की प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमें जानकारी चीनी यात्री फाहियान से मिलती है। बौद्ध शिक्षा के प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष की बताई गई है। यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, ये विद्या आरंभ संस्कार जैसा था और इसकी अवधि भी 6 वर्ष ही मानी गई है। अब यहाँ पर 6 वर्ष शुरुआत में इसकी अवधि मानी गई है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर 6 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा 2 वर्ष की थी। इसमें 6 माह में अध्ययन शुरुआत में अलग था और 12 माह का अध्ययन, जो लगभग 16 माह का अध्ययन होता था, वो अलग होता था। तो इस तरीके से 24 माह का अध्ययन जो था वो बच्चे के लिए अलग से होता था। तो 6 वर्ष की आयु में प्रथम 6 माह में बच्चों को सिद्धरस्तु नाम की बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। याद रखेंगे, ये बौद्ध धर्म की बुक है, इसे बाल पोथी सिद्धरस्तु कहते हैं। इसमें 12 अध्याय थे, 49 अक्षर थे। इसके विभिन्न क्रमों से 300 से अधिक श्लोकों की रचना होती थी। 16 माह के बाद बच्चों को तर्क शास्त्र की विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प विद्या की पढ़ाई कराई जाती थी। ये वर्णन चीनी यात्री इत्सिंग के द्वारा दिया गया है, ये बात याद रखें। शिक्षण विधि कैसी थी? शिक्षण विधि अल्बर्ट फिटके के अनुसार पूर्णतया मौखिक थी, जिसमें छात्रों के लिए एक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखना होता था और शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में देख सकते हैं। अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा में तो मठों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र कोरिया, तिब्बत, जावा जैसे सुदूर देशों से आते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि छात्र कहाँ से आते थे और इसमें भारत की ख्याति में वृद्धि हुई। ये डॉक्टर अल्तेकर का स्टेटमेंट है। उच्च शिक्षा में प्रवेश 12 वर्ष की आयु में होता था और इसकी अवधि लगभग 12 वर्ष की थी, यानी बच्चों की जो उच्च शिक्षा की अवधि थी वो 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की अवधि के बाद 25 वर्ष का जब वो बच्चा होता था तो उसे या तो व्यवसाय ग्रहण करने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था या उपसंपदा संस्कार आरंभ करके उसे उच्च शिक्षा के लिए जाना होता था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नादिया विश्वविद्यालय था, जिसने लक्ष्मण सेन ने बनवाया था। वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो 7वीं शताब्दी में भाला नामक स्थान पर था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर था, सुंदर पहाड़ी के पास था। इसमें 108 कमरे थे, जिसमें विश्व स्तर के शिक्षक थे और 3,000 छात्र थे। बख्तियार खिलजी ने इसे 1203 में नष्ट किया है। तो 1203 में वल्लभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है, ये बात आप याद रखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील दूर है। ये 600 ईसा पूर्व तक अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता था। कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक
सम्राट चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र इसी विद्यालय के उपज थे। बर्बर हूणों द्वारा इसे नष्ट किया गया है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन थे? ये हूण थे, ये बात ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय ये पटना से 50 मील दूर दक्षिण में है। ये दक्षिण यहाँ पर आप पढ़ें। और इसे में 8 बड़े भवन थे, 3000 अध्ययन कक्ष थे, 10 से अधिक सरोवर थे, 1500 शिक्षक और 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। प्रतिदिन 100 से अधिक भाषण होते थे। इसमें चीन, जावा आदि देशों से छात्र अध्ययन करते थे। 1203 में इसे भी बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया है। बौद्ध धर्म में पबजा संस्कार विद्यारंभ के लिए कराया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बाहर जाना। इसके साथ ही विद्या प्रारंभ होती थी। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले नहीं हो सकता था। पबज्जा संस्कार का वर्णन विनय पिटक में, ये विनय पिटक में दिया गया है। और इसमें एक बताया गया है कि बालक को शरण त्रयी, ये ध्यान रखेंगे, शरण त्रयी में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण अनिवार्य बताया गया है। इसे हम शरण त्रयी कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। पबज्जा संस्कार के बाद बालक को 9 शिष्य, श्रमण या सामनेर कहा जाता था। इसे मैं अलग लिख देता हूँ, इसे सामनेर कहा जाता था। ये पबजा संस्कार के बाद की बात है। और शिष्य अपने चुने हुए भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद उपसंपदा संस्कार था। 22 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में प्रवेश हुआ और 10 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद 22 वर्ष का जब बच्चा होता था तो उसे उपसंपदा संस्कार प्राप्त करना होता था या मठ छोड़ना होता था। वह उपसंपदा संस्कार संपादित कर अपनी पूर्व की हैसियत प्राप्त करता था और मठ में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश करता था। उपसंपदा संस्कार 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। इसमें उसका व्यक्तिगत भिक्षु भी शामिल होता था जिसने उसे शिक्षा दी हुई है, ये बात याद रखेंगे। पबजा संस्कार के बाद 12 वर्ष की अवधि का अध्ययन और उपसंपदा संस्कार के बाद 10 वर्ष की अवधि का अध्ययन, इस तरीके से जो 12 वर्ष की अवधि के बाद 10 वर्ष का अध्ययन और उधर 6 वर्ष का अध्ययन, इस तरीके से यहाँ पर जो अध्ययन अवधि थी संपूर्ण अवधि 30 वर्ष की मानी गई है। मध्यकालीन शिक्षा के बारे में आप देख लेते हैं। मध्यकालीन शिक्षा का समय काल 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। 1191 और 1192 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध में महमूद गजनवी की हार हुई है और दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। इससे मुस्लिम शासन का शिलान्यास होता है। तो अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम शासन का शिलान्यास कब हुआ है, तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद महमूद ऑफ गजनी की विजय से इसका शिलान्यास माना गया है। महमूद ऑफ गजनी की मौत के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई है, जिसमें 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक और सैयद वंश 1414 से 1551 तक, लोधी वंश 1551 से 1526 तक, यहाँ 1451 से 1526 तक। ये 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। इन्हें दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, तो ये 5 वंश थे। उसके बाद 1526 में पानीपत का बैटल हुआ है, जिसमें गुलाम वंश के बाबर ने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हरा करके गुलाम वंश की नींव डाली थी। और इसके बाद 1757 तक गुलाम वंश रहा है। इसके पश्चात 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अपने आप को विजयी बना करके अंग्रेजी शासन का इतिहास प्रारंभ किया है। इस तरीके से 1757 से आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाएगा। अगर पूछा जाता है आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कब से है, तो ये प्रारंभ 1757 से है। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसमें भारत में प्रतिरोपण किया गया, जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर एक नवीन भूमि पर विकसित हुई। ये स्टेटमेंट डॉक्टर AFE का है। भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब थे। ये मध्यकालीन शिक्षा की बात है। इसके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी ये प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी, जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में पूरी होती थी। बिस्मिल्लाह संस्कार के समय कुरान की 55 और 57वें अध्याय की आयतों का उच्चारण करवाया जाता था। अगर बच्चा इनका उच्चारण नहीं कर पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह कहला करके उसे पूर्ण करा दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा के लिए पुस्तक वोस्ता और गुलिस्ता, ये ध्यान रखेंगे, ये शेख सादी के द्वारा लिखी गई थी और इसमें बच्चों के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए पढ़ाया जाता था। बच्चों को लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, सिकंदरनामा, ये पुस्तकें भी प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई जाती थीं और इसमें कवियों का भी ज्ञान कराया जाता था। यहाँ पर शिक्षण विधि पूर्णतया ये भी मौखिक थी। लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जाता था।
उच्च शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा के दौरान जो केंद्र थे वो मदरसे थे, जो दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, लखनऊ, सियालकोट और मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए थे। उच्च शिक्षा की अवधि यहाँ पर भी 10 से 12 वर्ष की थी। पाठ्यक्रम धार्मिक और लौकिक 2 शिक्षाओं में विभाजित था। शिक्षण विधि पूर्णतया मौखिक थी। कक्षा नायकीय पद्धति मॉनिटर सिस्टम यहाँ पर चलता था। उच्च शिक्षा पर शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। ये गुरनार मिर्डल के अनुसार तय होता है। गुरनार मिर्डल महोदय ने बताया है कि उच्च शिक्षा फारसी भाषा में दी जाती थी। मध्य युग में परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। छात्र मूल्यांकन करके उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाता था। शिक्षा संस्थानों में मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। इस प्रकार से कुतुब शब्द किताब का बहुवचन बनता है। इस तरह मकतब वह केंद्र था जहां बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। खानकाह और दरगाह प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, ये बात ध्यान रखेंगे। केवल मुस्लिम बालक ही यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कहाँ पर? खानकाह और दरगाहों में। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लेक्चर या भाषण। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहाँ शिक्षा के लिए व्याख्यान विधि या भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था। व्यावसायिक शिक्षा के लिए सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, कार्यों की शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर हम इस वैदिक शिक्षा, बुद्ध शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन को समाप्त कर चुके हैं और हम आपको अगले वीडियो में इसी पाठ के अगले जो हमारे आयोग हैं उन पर इसी तरीके की तथ्यात्मक स्टडी के लिए नोट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।